चलिए खबरें विस्तार से बता दें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। इन मजदूरों में से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मजदूरों की घर वापसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मजदूरों से खास बातचीत की और जाना उनका हालचाल। इस दौरान सीएम ने सभी 8 मजदूरों को शॉल देकर सम्मानित भी किया, साथ ही उनके साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री से संवाद करके मजदूर काफी खुश नजर आए। तो जो 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाले गए थे, उनमें से 8 ऐसे मजदूर थे जो कि यूपी के रहने वाले हैं, जिनको बता दें कि निर्देश देने के बाद अधिकारियों को सीएम ने खुद अधिकारियों को वहां पे भेज के उनको सकुशल वापस यूपी मंगवाया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इनसे खास मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और इनको शॉल उड़ा के सम्मानित भी किया है। तो शॉल उड़ाकर किया है सम्मानित और बता दें कि काफी खुश तमाम श्रमिक नजर आ रहे हैं और ऐसे में सबके चेहरे पे वो खुशी जो है वो झलक रही है। 41 में से यूपी के 8 मजदूर थे। टीवी स्क्रीन पर आपके नजर भी आ रहे हैं। ये यूपी के जो मजदूर है उत्तराखंड में उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में लगातार विकास के काम कर रहे थे और फंस गए थे बीच में। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद इनको वापस निकाला गया। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये सभी मजदूर यूपी लौट आए हैं, मुख्यमंत्री ने इनसे खास बातचीत की और क्या कुछ रहा कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी में जिस तरीके से टनल के अंदर ये श्रमिक जो थे वो फंस गए थे और लंबी मशक्कत के बाद में इनको बाहर निकाला गया है और कहीं ना कहीं जो 41 इसमें जो लेबर थे जो फंसे थे, उसमें से 8 लेबर उत्तर प्रदेश के भी थे, अलग अलग राज्यों के, लखीमपुर के थे, श्रावस्ती के थे और अलग जिलों के थे। उनको लखनऊ लाया गया। लखनऊ आने के बाद उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी और उनसे जाना कि किस तरीके से सरकार की मदद रही उनके लिए और क्या कुछ ये इतने दिनों तक जो फंसे रहे तो क्या कुछ उनके दिमाग में चला, किस तरीके से उन्होंने खुद को शांत रखा और आगे सरकार का जो सहयोग मिला है उससे वो कितना संतुष्ट है। तो साफ तौर पर सभी श्रमिकों ने खुशी जाहिर करी और उनको इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनको बुलाकर उनसे मुलाकात करी है और जाना है। सभी श्रमिकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शॉल भी उड़ाकर जो है उनको सम्मानित किया है और उनके कहीं ना कहीं जो हौसला था उसको और भी अफजाई किया है और इस बात को भी सराहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उस मुसीबत के समय में खुद को संभाला है, खुद को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने साहस को और अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। तो उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं सराहना भी करी है इन सभी श्रमिकों की और उनसे आज मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद श्रमिकों के चेहरे पर भी साफ तौर पर खुशी जो है वो देखने को मिली। एक खुशी उनको उस समय देखने को मिली थी जब वो टनल से बाहर आए थे, सुरक्षित वो बाहर आए थे, और दूसरी खुशी आज भी उनके चेहरे पर उसी तरीके का ठीक जो है वो कह सकते हैं जो है वो देखने को मिला जिस तरीके से पहले दिन देखने को मिला था जब वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। यहाँ के बाद अब वो सभी अपने अपने जो गंतव्य है, घरों के लिए है, वो रवाना हुए हैं और वहां पर जाकर वो अपने परिजनों से मिलेंगे। बाकायदा सरकार की जो मदद रही उससे काफी वो संतुष्ट नजर आए और सभी ने कहीं ना कहीं एक सुर में सरकार का धन्यवाद किया है कि लगातार जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री हो वो उन्होंने कल श्रमिकों से बात करी थी, निकलने के बाद लगातार वो इस अपडेट पर लगातार वो अपनी नजर बनाए हुए थे, खुद लगातार अपडेट ले रहे थे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि क्या कुछ उनका वो ऑपरेशन चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, तरह तरह से जो प्रयास किए गए हैं कितना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर श्रमिकों के भी जहन में जो एक बात है वो ये कि सरकार उनके साथ में है और ऐसी जब कोई समस्या आती है तो सरकार किस हद तक जाकर उनकी मदद कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनके बीच भी संतुष्टि जो है वो देखने को मिली। जी बिल्कुल। और ये जो 41 मजदूर फंसे थे पीएम, इसमें कई राज्यों के मजदूर थे, ओडिशा के भी थे, झारखंड के थे और यहाँ पे यूपी के ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने बड़े अधिकारी को भेजा और उनको वापस बुलाया, जिसकी काफी सराहना भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कि बताया कि कई राज्यों के ये श्रमिक जो थे वो थे, उसमें से 8 श्रमिक जो थे 41 में से वो उत्तर प्रदेश के थे, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, श्रावस्ती के थे और अन्य जगहों के जो श्रमिक थे वो थे। तो उनको बाकायदा पूरे ऑपरेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद की नज़र रखी, उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो वहाँ पर देखें और जो संभव प्रयास हो सकते हैं, जो उत्तराखंड सरकार की मदद उत्तर प्रदेश से हो सकती है वो वहाँ पर की जाए और बाकायदा इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचें।
कल वहां से निकलने के बाद उनको एम्स में रखा गया था ऑब्जर्वेशन में, और जब वहां से उनको एनओसी दी गई कि बिल्कुल उनका स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक रूप से भी वो लोग स्वस्थ हैं, तो उसके बाद अब उनको जो है वो रवाना किया गया। आज उनको लखनऊ लाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई और अब वो सभी अपने अपने घरों के लिए जो है वो रवाना हो गए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कितनी संजीदगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर, किस तरीके से वो खुद हर एक जो कोई बात होती है तो उस पर खुद अपनी वो नजर रखते हैं। श्रमिकों से मिलना, इस तरीके से ये गेस्चर है कहीं ना कहीं, और इस बात का भी सबूत है कि वो खुद कितना इन्वॉल्व थे इस पूरी घटना के अंतर्गत, जो उन्होंने संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में जो है अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो इसमें जाएं और तुरंत इस राहत बचाव कार्य में जो भी मदद हो सकती है वो करें और श्रमिकों को बाहर लाएं और उसके बाद उनकी वो पूर्ण रूप से मदद करें। शॉल उड़ा के सम्मानित भी किया गया है, वो भी तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं प्रियम। तो क्या इस बीच किसी तरीके के आर्थिक मदद का ऐलान भी यूपी सरकार की तरफ से किया गया है? देखिए, अभी जो है फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी श्रमिकों से मुलाकात करी है, साल उड़ाकर उनका हौसला अफजाई करी है उनको और अधिकारियों को निर्देशित किया है। अभी फिलहाल आर्थिक सहायता की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई घोषणा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरीके से उनका मिलना और उस पूरी घटना पर नजर बनाए रखा, तो वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि इतने बिजी शेड्यूल से मुख्यमंत्री समय निकालते हैं, वो श्रमिकों से आके मुलाकात करते हैं। आज उनका अभी सदन में भी संबोधन होना है और उससे पहले उन्होंने इन श्रमिकों से मुलाकात करी। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस और इशारा करती हैं कि कितनी संजीदगी के साथ में और कितने तत्परता के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो श्रमिक बाहर निकलें, और उनसे वो उन्होंने मुलाकात करी है और यहाँ पर उनको शॉल उड़ाकर उनका हौसला अफजाई किया है। ठीक है, बने रहिए प्रियम, आगे भी आपका रुख करेंगे। और योगी ने जज्बे को सलाम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मुलाकात की है इन श्रमिकों के साथ और इन श्रमिकों का हौसला भी अफजाई किया है। खबर में आगे बढ़ेंगे। मनजीत सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक ने दिलाई है सदस्यता। बता दें कुछ दिन पहले ही आरएलडी से दिया था इस्तीफा। आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे मनजीत सिंह। कई दलों के नेता और पूर्व अधिकारी भी हुए हैं भाजपाई, और इसमें आपको बता दें कि आरएलडी से इस्तीफा दिया था मनजीत सिंह ने और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे मनजीत सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले आरएलडी से इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के डिप्टी सीएम ने सदस्यता दिलाई है मनजीत सिंह को। प्रियम पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीएम, आरएलडी से कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया था, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है मनजीत सिंह ने, किस तरीके से देखा जा रहा है इसको? स्वीटी, देखिए कह सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दल बदल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कई नेता जो हैं वो अपने दलों में परिवर्तन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक का दामन छोड़कर दूसरे को थाम रहे हैं और ठीक उसी तरीके का सिलसिला वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अन्य दलों के बीच भी जो है वो जारी है, जिसके चलते आज जो है वो आरएलडी के कई जो नेता हैं उन्होंने आज बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया। आज बड़े पैमाने पर बीजेपी में जो ज्वाइनिंग है वो कराई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जो है मौजूद रहे, उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे और इसके अलावा संगठन के अन्य पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम के दौरान जो है वो मौजूद रहे और यहाँ पर उन्होंने जो अन्य दलों से आए हुए नेता हैं उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इस बात पर भरोसा जताया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सभी नेता बीजेपी के लिए जो है वो कार्य करेंगे और बीजेपी के पक्ष में पूरी तरीके से चुनावी माहौल को तैयार करेंगे और इस बात को लेकर रणनीति बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कहीं ना कहीं मतदान है वो बीजेपी के पक्ष में हो, जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में हो और आने वाले समय में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की दावा जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उसको हकीकत में तब्दील कर सकें और उसी के लिए कह सकते हैं कि लगातार दल बदल का जो दौर है वो जारी है और उसी के चलते आज भी बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए हुए नेताओं ने जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी को बाकायदा बीजेपी का जो गमछा है उसको पहनाकर उनको जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और इस बात को कहा कि लगातार बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है और लगातार इसके अंदर सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ये इस बात का संकेत है कि जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है, इसीलिए दूसरे दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो भी नेता आज ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि ऐसी उनको उम्मीद है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये सभी नेता जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में कार्य करते हुए पूरा माहौल बनाने का कार्य करेंगे, चाहे पश्चिम की बात हो या फिर अन्य जितने भी
क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हर एक सीट का विश्लेषण किया गया है, बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति जो है वो तैयार करी गई है और उस रणनीति के तहत ही इन सभी नेताओं को जो है वो पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, जिनका अपने अपने क्षेत्र में या फिर अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मतदाताओं के बीच में अच्छी पैठ है, अच्छी पकड़ है। तो उन सभी का बीजेपी जो है वो लगातार अपना दूसरे दलों से तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करा रही है और ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो लगातार बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आरएलडी को लगा है बड़ा झटका और ऐसे में मनजीत सिंह ने यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब भूपेंद्र सिंह और ब्रजेश पाठक उनको बीजेपी की सदस्यता दिला रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे बिहार के 5 मजदूरों की आज घर वापसी हो गई है। पटना एयरपोर्ट पर उन 5 मजदूरों का स्वागत बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम और बिहार सरकार के अधिकारियों ने किया। मजदूरों को माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि सेलक्यार सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 5 मजदूर बिहार के थे। वहीं इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री ने सुरेंद्र राम ने कहा है कि बिहार सरकार इन मजदूरों का हर संभव मदद करेगी, इन्हें हर तरीके की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के तरफ से लगातार बिहार में सरकारी नौकरी जो है लोगों को दिया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है कि आगे भी दिया जाए और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप देखे होंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा श्रम संसाधन विभाग के तरफ से नियोजन मेला, नियोजन कैंप लगा करके लगभग 70,000 युवाओं को कंपनियों में नौकरी दिलाने का कार्य किया गया है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार के एक एक नागरिक और बिहार सरकार के तरफ से विशेष राज्य की दर्जा के लिए केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। यदि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाता है तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश करेंगे और बिहार में कल कारखाना लगेगा और बिहार में ही युवाओं को नौकरी मिलेगा, बिहार में ही रोजगार मिलेगा। बिहार फिलहाल इनकी तो उम्मीद है कि भाई बिहार सरकार हमको नौकरी दे दे, बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, हम लोग लगातार इसमें हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास बिहार सरकार के तरफ से हो ही रहा है और इनके प्रति मेरा सहानुभूति है। हम लोग प्राथमिकता रखेंगे, बात करेंगे इस संबंध। हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की तेजी से बढ़ रही संख्या को बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालात और भी खराब हो गए हैं और इनकी वजह से ही केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है और पीएफआई भी वहां सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है, इसलिए इन अवैध मस्जिदों और मदरसों को तत्काल बंद करने के साथ ही वैध मदरसों में भी विज्ञान की पढ़ाई शुरू करवानी चाहिए और प्रगतिशील शिक्षा देनी चाहिए। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठे।
अब सीधे चलेंगे यूपी विधानसभा, जहां पे अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे हैं। वो अभी खेल में नहीं आए हुए, अभी इंडिया जीत। पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई। थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। आप मेंटेनेंस में कितना पैसा ले रहे हैं आप? हमारे माननीय सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे मेंटेनेंस पे। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बताए पे आप पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं, गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। माननीय मंत्री जी ने कब कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार कहा, 2 बार कहा? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या डबल इंजन की सरकार ऐसी चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और केवल गड्ढों से लोगों को असुविधा नहीं हो रही बल्कि एक्सीडेंट हो रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान गई उससे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ा होगा। सड़क में गड्ढे, क्या गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? क्या आज सप्लीमेंट्री बजट के बाद सरकार बताएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश का गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें? और सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, लखनऊ और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा गड्ढा वाली सड़कें आपको दिखाई देंगी। जब लखनऊ में गड्ढा नहीं मुक्त हो पाई हैं, तो प्रदेश में क्या उम्मीद करोगे? मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर सरकार कह रही है गड्ढा मुक्ति होगी, तो जो सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हुई है तो कम से कम उसकी सूची दें। सूची देना चाहिए सरकार को। और जो पैसा खर्च हुआ है वो तो सरकार बताएगी गड्ढा मुक्ति पे कितना पैसा खर्च हुआ है। क्या ये मैं कहूं कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ होगा? 40,000 करोड़। और जो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, जिसमें आपने सप्लीमेंट्री में बजट लिया है 400 करोड़ के लगभग, अभी भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेस वे। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों उद्घाटन किया था उसका, जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं? जो सरकार ये कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेस वे घाटे का है, आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे घाटे का है कि फायदे के एक्सप्रेस वे हैं? दोनों एक्सप्रेस वे बताएं। और आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उसकी अभी भी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। बुंदेलखंड में जाइए, आप पता लग जाएगा कैसी सड़क है। पूर्वांचल में जाइए, देखिए कैसी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं समझता था नेता सदन को अपना ही जिला जोड़ना था, अभी तक नहीं जुड़ पाया है। कब से काम चल रहा है? अध्यक्ष महोदय, 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ की लगभग बन रही है। 90 किलोमीटर सड़क जो गोरखपुर लिंक है वो 6,000 करोड़ की। यही लिंक अगर कहीं और से लिंक किया हो जाता, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से कई जिले और जुड़ जाते और आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता। लेकिन पता नहीं किसने अलाइनमेंट बताया होगा, 6,000 करोड़ और अभी भी रोड कंप्लीट नहीं है। और कोई शहर अगर जाम से बचा हो तो बता दीजिए, किसी शहर में निकल जाइए आप,
एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो कितना समय लगता है? ये सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी इसी को माने हम कि जहां आप रुक रुक के जाएंगे या जाम में फंस करके जाएंगे? कोई शहर हमें बता दीजिए लखनऊ के साथ साथ जिस शहर में जाम ना लग रहा हो। पूरे शहरों में जाम है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था है सरकार की? और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते हैं। क्या हुआ? रोक देते हैं। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा उसको सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। 2 सालों में नदी 2 सालों में क्या दुर्दशा है? आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए? क्या ये पर्याप्त पैसा है? ये 250 करोड़ से अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो 2nd फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में। ऐसे ही समझाओ मुख्यमंत्री जी को, यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान माननीय सदस्य, ये बताओ हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड? क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। एक सांड उसमें बड़ा शरीफ था, वो अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने पीने के दिखाने से उतर आया। दूसरा नहीं उतरा, उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ, 2nd फ्लोर से हाइड्रा से उतरा सांड के नहीं उतरा? बताइए, हरदोई के मंत्री जी बैठे हैं, क्या सच है कि नहीं सच है? सोचिए यार, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए गाय। आप किसी को दिखा लीजिए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी 5000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं,
तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च कर रहे आप 5000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं 5000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए। हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं चीजें, आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी। हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई। आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय, आप जो बजट ले रहे हैं ऊर्जा विभाग में लगभग 11,000 करोड़, 1,000-2,000 करोड़ तो हो सकता है किसान के लिए हो, बाकी मुझे लगता है किसी को कुछ बिल पे करने के लिए आप लोग बजट ले रहे हैं। और अगर बजट ही आपने अच्छी तरह खर्च किया होता तो जो पावर प्लांट समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो आज बन करके तैयार हो जाते, बिजली मिल रही होती और ज्यादा सस्ती मिलती बिजली। जो बिजली को लेकर के ये सरकार बताए कि आप 11,000 करोड़ तो ले रहे हैं, लेकिन जो बनते हुए प्लांट है, कारखाने, वो कब तक पूरे हो जाएंगे? क्या निविली लिग्नाइट से बिजली मिलने लगी? क्या पनकी का 660 सुपरक्रिटिकल समाजवादी सरकार में स्वीकृत है उससे मिलने लगी बिजली? क्या एटा के जवाहरपुर योजना से मिलने लगी बिजली? और मेरे पास तो ईयर वाइज है कि 2012 में कौन सा प्लांट चालू कर दिया था, 13 में कौन सा चालू किया, 14 में कौन सा, 15 में कौन सा, 16 में कौन सा, 17 में कौन सा। चाहे वो हरदोगंज हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हों और चाहे सोनभद्र की। सरकार बताए कि इतना बजट लेने के बाद भी आखिरकार जनता को बिजली की सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? और जो सब स्टेशन बनाने के लिए बात हुई, सरकार बताए कि सब स्टेशन कितने बनाए उन्होंने। हमारे सदस्य बैठे हैं और मैं आंकड़े पेश कर देता हूं और आप भी अपने आंकड़े रख देना। 765 kV के अध्यक्ष महोदय समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा लगे। 12 में 1,000, 13-14 में 2,000, 14-15 में 2,000, 15-16 में 5,000, 16-17 में 12,000। 400 kV के ट्रांसमिशन लाइन्स भी सबसे ज्यादा बिछाई गई।
220 kV के, 132 kV के, और सबसे ज्यादा फीडर सेपरेशन का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जब लगभग 11,000 करोड़ रुपए आप ऊर्जा विभाग में ले रहे हैं, तो आप बताइए आपने ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन में क्या काम किया है आपने? और अगर किया होता काम तो उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली शहर से लेकर के गांव तक होती और सस्ती बिजली होती। अगर मैंने पीपीए से लेकर के बिजली खरीदने से लेकर के बिजली बनाने तक, ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, मैं सब आंकड़े रखता हूं आपके सामने। आप भी इसी तरह हर 5 साल के 1.5 साल का रखिए। अगर मैं ये कोई बात कह रहा हूं कि ये सबस्टेशन बने हैं, अगर हरदागंज का प्लांट चालू हुआ है, अगर रोजा का प्लांट एक और यूनिट चालू हुई है, तो आप बताइए वित्त मंत्री जी, क्या रोजा का समाजवादियों ने नहीं चलवाया पावर प्लांट? आपके घर से तो चिमनी दिखती होगी। दूर तो नहीं है घर आपका, चिमनी दिखती है। पलकी भी कोई जाएगा तो चिमनी दिखती है, हमीरपुर जाएगा तो चिमनी दिखती है। आप चले जाइए जीटी रोड पे दिल्ली की तरफ, अलीगढ़ की तरफ, चिमनी दिखती है। हरदागंज में चिमनी दिखती है। इसलिए ये जो बिजली के कारखाने लगाने का काम जो समाजवादियों में हुआ 12 में, 13 में, हरदागंज को लेकर, परीक्षा को लेकर के, या और जो पीपीए साइन हुए बिजली खरीदने के, या जो बिजली बाद में बनने के फैसले लिए जो अभी भी चल रहे हैं, आप बताइए हर साल आपने क्या किया है? और अगर आपने किया हो तो उसके आंकड़े दीजिए। हम तो अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, दे भी बता भी नहीं आपको।